वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं अमरीश मिश्रा और राम मंदिर के पूरी चर्चा हम करेंगे। उससे पहले आप ये देख लिया, आप इमेज देखिए। ये इमेज ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया है राम मंदिर का, और इसे जारी करने वाले हैं, ये शिल्पकार जो इसके हैं वह है चंद्रकांत सोमकार। उनकी पूरी फैमिली इसी काम से संबंधित है, जो कि सोमनाथ मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, सबका डिज़ाइन उसी ने जारी किया है। तो उन्हीं के द्वारा ये जारी किया गया है। उनका नाम आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए बाकी हम आगे की चर्चा करते हैं। राम मंदिर के ऐतिहासिक पहलू, उसके संवैधानिक पहलू और उसकी संस्कृति से संबंधित मुद्दों पर हम बात करेंगे। पहले हमें यह जानना है कि उसकी पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो इसको आप 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, या 2 भागों में डिवाइड करेंगे और बीच का जो पार्ट होगा वो तीसरा हो ही जाएगा। तो बोर्ड पे मैं लिखा हूँ अयोध्या राम मंदिर। इसको एक तरफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और दूसरी तरफ इसे कल्चर से रिलेट किया गया है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको मध्यकाल में जाना पड़ेगा, और मध्यकाल से आधुनिक काल की ये जो यात्रा है वो यात्रा राम मंदिर से संबंधित जो भी तारीख है और जो भी विवाद है वो हम तय करेंगे। तो इसकी शुरुआत आपको करना पड़ेगा 1526 से, क्योंकि 1526 में बाबर का आगमन होता है भारत में, आपको पता है। अब किन परिस्थितियों में आगमन होता है, कहाँ से आते हैं, उसके आने के पीछे कारण क्या क्या था, कौन से ऐसे यहाँ पर तत्व थे, एलिमेंट्स थे जो उसे यहाँ आने में और स्थापित होने में सहायक सिद्ध हुए, ये सब इतिहास का विषय है। ये सब इतिहास का विषय है। दूसरी तरफ हम यह जानना है कि जिस समय बाबर की एंट्री होती है भारत में, उस समय भारत की राजनीतिक व्यवस्था जो थी वो किस तरह की थी, उससे आने से पहले किस वंश का शासन था और उसका स्वरूप किस तरीके का था, ये भी इतिहास का ही विषय है। क्योंकि उससे पहले दिल्ली सल्तनत का टाइमिंग है। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है 1206 ईस्वी से, कुतुबुद्दीन ऐबक से, गुलाम वंश की स्थापना से। गुलाम वंश की स्थापना होती है, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, और उसके बाद आखिर में लोधी वंश। और लोधी वंश से ही बाबर का मुकाबला होता है और उसमें अंततः बाबर की विजय होती है। और भी भारतीय अन्य राजा जैसे राणा सांगा, तो इन शक्तियों से जीतने के बाद यहाँ अपना साम्राज्य बाबर स्थापित कर लेता है। एक लाइन में बोलने में तो ये आप बोल सकते हैं, लेकिन साम्राज्य स्थापित बाबर से नहीं हुआ था, क्योंकि बाबर का जो समय है वहाँ पूरा बहुत कम समय में भारत में बिताया और पूरा समय उसका लड़ाई में ही गुजरा। उसके बाद हुमायूं को मौका मिला, उसी समय शेर शाह सूरी का इमरजेंस हो जाता है, तो उसे भी कुछ मौका नहीं मिल पाता है, पूरा जीवन उसका ऐसे ही व्यतीत हो जाता है युद्ध में ही। उसके बाद अकबर के काल में ही मुग़ल साम्राज्य का वास्तविक विस्तार होता है। स्थापना, अगर एक तारीख आपको पूछना हो स्थापना, तब तो आप बाबर से इसे जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये जानकारी हो कि इसका एक पूरा सिस्टम बनना और पूरा सुदृढ़ व्यवस्था हो जाना भारत में, इस साम्राज्य की पकड़ हो जाना, वो जाकर के अकबर के काल में ही जाकर के संभव हो पाया। खैर, तो हम एक जान रहे हैं कि 1226 में आने के बाद उसका एक सेनापति था जिसका नाम था मीर बाकी। तो 1528 में मीर बाकी ने मस्जिद बनाया जिसका नाम रखा गया बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद बनाया गया, अयोध्या में बनाया गया, जहाँ पे डिस्प्यूटेड एरिया है। अब डिस्प्यूटेड, अब तो क्लियर हो गया, लेकिन जो एरिया डिस्प्यूटेड माना जाता था 2019 से पहले, क्योंकि 2019 को तो वर्डिक्ट आ ही गया था। 2019 को हम देखें तो 2019 को ये वर्डिक्ट आ गया था। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उससे पहले डिस्प्यूटेड लैंड था। तो यहाँ पे अयोध्या में ही रामकोट उस जगह का नाम है जहाँ पे ये वो स्थल है, तो वहाँ पे बनाया। उसके बाद पूरा मेडिवल हिस्ट्री आप भूल जाइए। उसके बाद आप चले आइए आधुनिक भारत में, ब्रिटिश एरा में चले आइए। आप ब्रिटिश एरा में आप आएंगे तो 1856 जो टाइमिंग है वो आपको पता है। 1856 का टाइमिंग जो है वो महाविद्रोह का टाइम है भारत में। अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारत में करीब समूचे भारत में एक रिवोल्ट हुआ था, और उसी का नाम है रिवोल्ट ऑफ 1857 या 1857 का महाविद्रोह।
वही टाइमिंग है जब अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालना शुरू किया था। 1856-57 में एक हिंदू मुस्लिम राइट भी हो जाता है, और वो राइट होता है उसी एरिया के लिए, उसी जगह पे अयोध्या में ही वो राइट होता है। इससे संबंधित हमने एक चीज़ देखा। फिर आप और आगे बढ़ जाएं, जब आप आगे बढ़ेंगे तो 1885 का टाइमिंग आएगा। इसके बीच में भी हुआ था, बीच में जब अंग्रेज़ों ने फिर और उसमें कुछ काम किया, उन लोगों को डिवाइड किया एक दीवार खड़ी करके। 1885 में महत्वपूर्ण घटना हुई कि 1885 में महंत रघुवर दास ने एक सूट फाइल किया कि राम मंदिर का निर्माण हम करेंगे। तो राम मंदिर निर्माण के लिए सूट फाइल हुआ 1885 में महंत रघुवर दास के द्वारा। ये केस वो हमने देखा। 1885 से फिर आते हैं, सीधे आप चले आइए फिर 1949 में घटना होती है कि 1949 में बुश स्थल पर अंदर में एक रामलला की मूर्ति रख दी जाती है। तो द आइडल ऑफ रामलला वाज प्लेस्ड इन 1949 में ये हुआ। और उसके बाद 1950 में क्या होता है, इसके बाद बहुत हंगामा हुआ था। आइडल जब वहाँ पे रखा गया तो फिर हिंदू मुस्लिम में दंगा वाली स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कोर्ट में हिंदू की तरफ से भी लोग गए, मुस्लिम की तरफ से भी लोग गए थे कोर्ट में। बहुत सारे केसेस फाइल होने लगे वहाँ। फिर 1950 में आप देखेंगे तो एक और घटना घटी 1950 में एक गोपाल सिंह नाम का व्यक्ति सिविल जज के पास फैजाबाद में, उसका जगह फैजाबाद, अभी तो योगी ने उसका नाम चेंज किया है और अयोध्या ही रख दिया, ऐसे पहले वो फैजाबाद उसका नाम था। वो ज़िला फैजाबाद आया करता था और उसी में अयोध्या एक जगह था। अब पूरे ज़िले का नाम अयोध्या हो गया है। खैर, तो वहाँ पे देखेंगे कि सिविल जज के पास एक पूजा करने के अधिकार के लिए केस किया गया और वहाँ पे मांग की गई गोपाल दास के द्वारा। ये घटना है 1950 की। आप 1528 से लेकर के 1950 तक चले आए हैं। अब आप आइए 1984 में। 1984 में विश्व हिंदू परिषद एक कमेटी का गठन करती है और वो कमेटी का गठन का उद्देश्य होता है राम मंदिर का निर्माण करना 1984 में। और इसी के रिएक्शन में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का भी गठन होता है। और फिर आप आएंगे 1986 में। 1986 में क्या होता है कि 1986 में राजीव गांधी की सरकार थी, तो उस समय गेट खुलवा दिया जाता है। और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे वहाँ फैजाबाद के, उनका ऑर्डर होता है कि गेट खोल दिया जाए पूजा करने के लिए। और फिर वो जो लॉक गेट था उसे खोल दिया गया और वहाँ पे रामलला की मूर्ति तो प्लेस्ड हो ही गई थी अंदर 1949 में, और उसे खोल दिया गया और उसके बाद पूजा होने लगी। ये हुआ था 1986 में हुआ था। उसके बाद से पूजा कंटिन्यू होने लगी। फिर है कि 1989 में आप देखेंगे तो 1989 में रामलला जो है, रामलला कोर्ट में जाते हैं। अब रामलला खुद नहीं कोर्ट में जाते हैं, लेकिन रामलला एक पक्षकार आप देखेंगे तो 3 पक्षकार हैं वहाँ। एक है निर्मोही अखाड़ा, एक रामलला सेल्फ है, हिमसेल्फ है, और ये हो गए। और फिर आप देखेंगे एक है मुस्लिम वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, ये 3 हैं। फिर आप देखते हैं कि रामलला लॉ सूट करते हैं और उनके तरफ से पक्षकार कौन है, तो पक्षकार बनते हैं देवकी नंदन अग्रवाल वहाँ पे पक्षकार बनते हैं उनके। क्योंकि जो आप अगर पॉलिटिक के हिसाब से देखना चाहें तो वहाँ पे रामलला आप एक इन्फेंट है, मतलब एडल्ट नहीं है उसके अनुसार, इसलिए एक पक्षकार उनके बोलते हैं। उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है 2002 में। तब एक और है त्रिलोकी पांडे बनते हैं इनके पक्षकार। तो रामलला की तरफ से पक्षकार हैं त्रिलोकी पांडे। ये 89 की बात है। और 1990 में क्या हुआ आपको पता है। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में रथ यात्रा निकली थी राम मंदिर के लिए। तो पूरे देश में रथ यात्रा निकली थी, जिसे बिहार में ही उस समय लालू यादव की सरकार थी, इन्होंने उसे रोक लिया था।
और रोक लेने के बाद सेंटर में अगर आप देखें तो सेंटर में देखेंगे गठबंधन की सरकार थी जिसमें लोग भी शामिल थे। तो उसी के रिएक्शन में फिर लोग अपनी सरकार से अपने आप को वापस ले लेते हैं। इनका जो समर्थन होता है फिर सरकार वहाँ गिर जाती है, वीपी सिंह की सरकार होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन हम देख रहे हैं राम मंदिर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो तो 1990 में रथ यात्रा शुरू होती है। 1992 में जो घटना होती है 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हो जाता है, गिरा दिया जाता है बाबरी मस्जिद। उस समय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, ये आपने देखा। उसके बाद आप देखते हैं कि 1993 में क्या होता है कि 1993 में अयोध्या एक्ट लाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और उस अयोध्या एक्ट के द्वारा वो जो पूरा ज़मीन होता है जो डिस्प्यूटेड, उसे एक्विजिशन कर लिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पूरी ज़मीन को। उसके बाद उसके खिलाफ भी कोर्ट में जाते हैं लोग, उसके खिलाफ कोर्ट में जाते हैं। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्षकार भी गए थे कि वहाँ पर एक मॉस्क है, मस्जिद है, तो फिर इसका मतलब है कि वो मुसलमानों की ज़मीन है, तो गवर्नमेंट कैसे एक्विजिशन कर सकती है इसका। खैर ये सब मामला चलता रहा। फिर हुआ कि वो मामला जो फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था वो मामला हाई कोर्ट में आ गया, और हाई कोर्ट में आ गया वो मामला 2002 में। और 2002 में आया तो हाई कोर्ट ने एएसआई को बोला कि आप काम कीजिए, रिपोर्ट मुझे दे दीजिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग जो होता है, कि आप पता लगाइए कि उसके अंदर क्या था। तो खुदाई वगैरह हुई, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी। उसके बाद बहुत सारे इसमें एविडेंस है, वो कोर्ट में भी दिया गया। इस पर सुनवाई में तो आपने देखा था मीडिया कवरेज इसका बहुत बेहतर तरीके से किया गया था। तो उसमें बहुत सारे एविडेंस दिए गए आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया के द्वारा। उससे ये प्रूफ होता है, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि इससे प्रूफ हुआ है कि उसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो स्ट्रक्चर मस्जिद से संबंधित तो नहीं है। इसका मतलब कि मस्जिद बाद में बनाई गई है। तो वो एक 2003 में अपना वो रिपोर्ट दे दी थी एएसआई ने। तो एएसआई ने 2003 में अपना रिपोर्ट दे दी थी, अपना एविडेंस दे दी थी। 2010 में क्या हुआ था कि 2010 में इलाहाबाद कोर्ट ने क्या किया, फैसला सुनाया था। तो 2010 में जब इसने फैसला सुनाया तो एक निर्मोही अखाड़ा, सीता रसोईया, रामलला, ये पूरी जो ज़मीन तो 1/3 करके सबको बांट दिया। और ये हुआ कि मुस्लिम और हिंदू फिर इन सब जितने भी पक्षकार वहाँ पर थे उन सबको 1-1 तिहाई हिस्सा दे करके इस तरीके से काम किया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो आप देखेंगे कि 2010 के बाद 2019 जो प्रमुख डेट है, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग देखिए, अगर आपसी समझौते से, सहमति से अगर काम हो जाता है, अगर एक कंक्लूजन पे आप पहुंच रहे हैं तो बेहतर होगा। एक समाज में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा, दुनिया में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि जैसे जुडिशरी अगर देखेगी तो देखती है कि ऑनरशिप किसका है ना, ये प्रॉपर्टी का ऑनरशिप किसका है, जिसके हक का होगा उससे वो ट्रांसफ़र कर देगी कि उसका है। लेकिन आपसी सहमति से अगर बने तो उसकी बात कुछ और होती है। तो इसने बोला कि आप मेडिएशन के थ्रू इसे कर लीजिए। अब आप देखेंगे कि मेडिएशन में किसे किसे रखा गया। तो मेडिएशन में 3 नाम आपको मिलेंगे, 3 नाम आपको मिलेंगे। 8 मार्च को गठित किया गया था। ये है श्री रविशंकर, आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर हैं। और दूसरा है जस्टिस कालीफुल्ला है। और तीसरा थे श्री राम पंचू, ये रिटायर सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ये हो गए आपके, ये तीनों हो गए। रिटायर सुप्रीम कोर्ट के जज थे कालीफुल्ला, और ये थे एडवोकेट श्री राम पंचू जो है वो एडवोकेट थे मद्रास हाई कोर्ट के। ये हुआ, ये सब मिलकर इन्होंने बहुत प्रयास किया, पक्षकार से बात किया, जब रिलेटेड इसमें पार्टीज़ थी उससे इन्होंने बात किया, पक्षकारों से बात किया। लेकिन लास्ट में अपने ये रिपोर्ट इन्होंने दिया सुप्रीम कोर्ट को कि हम लोग नहीं ऐसा कर पाए, हम लोग कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तब फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि खुद से फैसला फिर सुनाती है, और 5 जो जज के बेंच है वो वर्डिक्ट देती है। तो 5 जज के बेंच आप देखेंगे तो इसमें इनका जो फैसला होता है वो उसे हम कहते हैं यूनानिमस। मतलब यूनानिमस का मतलब होता है कि कोई डिफर नहीं किया, पूरा जो ज्यूरी था पूरा एक मत से इसका फैसला लिया है। उसमें थे उस समय के सीजीआई थे रंजन गोगोई, और दूसरा है एस ए बोबड़े जो उनके बाद बने, एस ए बोबड़े, और फिर चंद्रचूड़, एस एन नज़ीर और अशोक भूषण।
ये पांचों ने मिलकर फैसला सुनाई थी। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि पूरा जो टोटल जो डिस्प्यूटेड लैंड है वो राम मंदिर के लिए दिया जाए, एक कमेटी गठित किया जाए और उस कमेटी से राम मंदिर का निर्माण हो। और 2.77 एकड़ टोटल ज़मीन है। और इसके साथ यह भी कहा कि इसके एवज में आप यह भी कहा कि 5 एकड़ ज़मीन आप दीजिए जो प्रोमिनेंट जगह पर, अयोध्या में ही प्रोमिनेंट जगह पर मस्जिद निर्माण करने के लिए दिया जाए। उसमें सुप्रीम कोर्ट 2-3 बात और कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमने आस्था को भी ध्यान में रखा है, एक बात। दूसरी बात, जो ASI का जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में यह तो स्पष्ट है कि पहले यहाँ पर मंदिर ही था, मस्जिद का कोई यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि मंदिर को गिराकर ही मस्जिद बनाया गया था। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका भी स्पष्ट साक्ष्य नहीं है कि इसे मंदिर को पहले तोड़ दिया गया, राम मंदिर को, और फिर मस्जिद को इसे बनाया गया इस पर। लेकिन उसने यह भी कहा कि साथ से यह भी पता चलता है कि इससे पहले यहाँ पर मंदिर था। ये बातें हैं। इन सब बातों को रखते हुए अब बहुत सारे हज़ारों पन्ने थे उसके जजमेंट के, लेकिन उसका क्रक्ष यही निकलता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण हो, एक कमेटी गठित किया जाए। 3 महीने का टाइम दिया था उसने। फिर कमेटी का गठन हुआ और कमेटी के गठन होने के बाद मंदिर निर्माण में प्रक्रिया आगे बढ़ी। और आपने देखा कि यही 5 तारीख को वहाँ पर शिलान्यास किया गया। शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भूमि पूजन वहाँ पर किया गया। ये हमारा हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। अब हम इसे आर्ट एंड कल्चर से रिलेट करते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर से जब हम रिलेट करेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाया जाता है, जो आर्किटेक्ट इसम कला का फॉर्म होता है, जिसे हम स्थापत्य कला हिंदी में कहते हैं, इसका भारत में 3 मुख्य स्वरूप होते हैं, है ना। एक होता है नगर शैली, और दूसरा होता है बेसर शैली, और तीसरा होता है द्रविड़ शैली। तो नागर, बेसर और द्रविड़। तो अगर हम देखेंगे यहाँ आर्किटेक्ट का, अगर हम देखेंगे यहाँ पर एक कल्चर है, कल्चर में इसे आर्किटेक्ट कहेंगे। आर्किटेक्चर मतलब स्थापत्य कला, इसका 3 फॉर्म होते हैं, नागर, बेसर और द्रविड़। देखिए नागर जो है ना वो नॉर्थ इंडिया में होता है। तो नॉर्थ इंडिया में जितने भी मंदिर निर्माण होते हैं तो उनका जो स्टाइल होता है, जो शैली होता है निर्माण करने का, जो डिज़ाइन होता है, वो कहा जाता है नागर। और जो द्रविड़ है वो द्रविड़ होता है साउथ इंडिया में। और बेसर है वो दोनों का मिक्स है। बेसर दोनों का मिक्स है। कुछ ऊपर वो नागर की भी कुछ विशेषता उसमें रहेगी, कुछ द्रविड़ की भी विशेषता रहेगी, ये दोनों उसमें रहते हैं। अब हम इसके कुछ देख लेते हैं किस तरीके का बिल्डिंग्स होता है, मंदिर होते हैं। तो देखिए मंदिर का एक यहाँ पे डिज़ाइन मैंने बनाने का प्रयास किया है। तो देखिएगा, मान लीजिए ये मंदिर है। तो मंदिर में एक होता है गर्भगृह, जहाँ पे मेन जो डेटीज होते हैं उनका आइडल रखा जाता है। जो भी भगवान की या देवी की जो मूर्ति जहाँ पे स्थापित की जानी होती है उसे हम कहते हैं गर्भगृह। तो जैसे मान लीजिए अयोध्या का राम मंदिर बनने वाला है उदाहरण के तौर पर। हालांकि उसका कैसा बनेगा उसका पूरा मैप और डिज़ाइन तो आ चुका है, तो आप नेट पर भी देख सकेंगे, या इसमें मैं वीडियो क्लास में डाल दूंगा एक पिक्चर उसमें। तो जैसे देखिए कि ये मंदिर यहाँ से एंट्री होगी, यहाँ से देखिए अयोध्या मंदिर का डिज़ाइन आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से एंट्री होगी और ऐसे आते आते यहाँ पे जैसे रामलला की मूर्ति होगी अगर, तो ये जहाँ पे मूर्ति रखी जाएगी उसे हम कहते हैं गर्भगृह यहाँ पर लिखा हुआ है। जहाँ पे मूर्ति रखी जाएगी उसे हम कहते हैं गर्भगृह। तो ये गर्भगृह हो गया। और गर्भगृह के ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है ना, गर्भगृह के ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं शिखर। इसे हम कहते हैं शिखर। ये जो पूरा बन रहा है पिरामिड टाइप के ऊपर में, तो इसे हम कहते हैं शिखर। अब देखिए शिखर भी 2 तरीके का होता है। अब यही शिखर के स्टाइल जो है वो चेंज होते हैं। ये शिखर अगर बिल्कुल पिरामिड की तरह खड़ा है, बिल्कुल अगर ऐसे खड़ा है, तब हम क्या समझते हैं, या फिर नीचे बेस जो होता है इसका ना वो बड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है और धीरे धीरे ऊपर कम होता चला जाता है। ये नागर शैली में होता है जो नॉर्थ इंडिया में होगा। तो अयोध्या इज इन फैक्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो नगर स्टाइल ही वहाँ होगा।
लेकिन अगर आप साउथ में चले जाते हैं, दक्षिण भारत में, तो वहाँ पे जो ये शिखर बनेगा, वो शिखर को विमान शैली बोलते हैं, क्योंकि इसमें वो नीचे ज़्यादा चौड़ा, ऊपर कम चौड़ा नहीं, वो आपको बराबर ही मिलेगा देखने को, या बहुत थोड़े अंतर होता है वहाँ। उसे हम कहते हैं, उसे हम विमान शैली कहते हैं उसे। ये आपने देखा, तो ये गर्भगृह है, और गर्भगृह से ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं शिखर, इसे हम कहते हैं शिखर। और साउथ इंडिया में हम क्या कहेंगे, मतलब द्रविडियन जो शैली है, वो द्रविड़ शैली में हम उसे कहते हैं विमान। तो ये हो गया शिखर। अब देखिए, अब इस शिखर के ऊपर ये स्ट्रक्चर एक होता है जिसके ऊपर कलश होता है, कलश। तो ये कलश होता है ऊपर। कलश मतलब आप ऐसे समझे कि ये लोटस है, लोटस है, कमल है, तो कमल को उल्टा रखा हुआ, या फिर घंटा होता है, घंटा, तो उसको ऐसे रखा हुआ, इस तरीके से एक होता है। तो इसे हम कहते हैं कलश, जो मंदिर के ऊपर में रखा जाता है, इसे कलश कहा जाता है। और जहाँ पे रखा जाता है उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है अमलका, उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है अमलका, ठीक है। और ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया, उसे हम कहते हैं शिखर। और उस शिखर के बगल में एक और शिखर, जैसे जब ये जो शिखर ऊपर बन रहा होता है, तो बगल में एक और शिखर, छोटे छोटे शिखर होते हैं, तो वो जो शिखर होते हैं उसे कहा जाता है उरु शिखर, उरु शिखर। लेकिन जितने भी उरु शिखर होंगे वो मेन शिखर से बड़ा नहीं होते हैं, उसे छोटा ही रहते हैं, ये भी जरूर याद रखना है हमें। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाहर में, जैसे मेन अगर आप देखते हैं यहाँ पे मेन जो शिखर है, जहाँ पे जिसके अंदर गर्भगृह है, जहाँ मुख्य भगवान की मूर्ति लगी है, उससे थोड़ा सा बाहर का जो एरिया होता है उसे कहा जाता है अंतराला, अंतराला, उसे कहा जाता है अंतराला यहाँ पे। तो ये वाला एरिया होगा वो अंतराला होगा। और ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सब एक तो शिखर हो गया, और उसके नीचे जो होगा इस तरीके का, इसे कहा जाता है मंडप। ये सब मंडप है, ये सब मंडप है। तो जब कोई भव्य मंदिर होता है तो उसमें कई मंडप होते हैं, 1 2 3 मंडप होते हैं, तो ये सब मंडप हो गए। तो बीच वाला जो होगा ये मंडप हो गया, और ये उससे बड़ा है, चूँकि ये इससे बड़ा है तो ये बड़ा मंडप हो गया, और ये छोटा है तो अर्ध मंडप हो गया। तो छोटा होगा तो अर्ध मंडप हो गया, अब बड़ा वाला है तो महामंडप हो गया। छोटा है, ये छोटा है तो ये हो जाएगा अर्धमंडल। और ये एंट्री है, यहाँ पे यहीं से एंट्री होती है अर्थमंडल के पास से ही। इसे गोपुरम भी कहा जाता है, इस एरिया को गोपुरम भी कहा जाता है, मतलब जहाँ से एंट्री होती है। और ये पूरा जो मंदिर का स्ट्रक्चर जिस पे रखा होता है, मतलब जहाँ बना होता है, तो उसके बगल में जो प्लेटफॉर्म में पूरा होता है उसे जगती कहते हैं, जगती, उसे जगती कहते हैं। तो ये हमने देखा कि जो राम मंदिर बनने वाला है उसका पूरा स्ट्रक्चर ही होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि नागर शैली के मंदिर की विशेषता यही है। और जिस मंदिर का आप देखेंगे कि जारी किया गया है, जिसका वो पूरा स्केच जो जारी किया गया है, वो पिक्चर वगैरह जारी किया गया है उसका, तो वो वही है, नागर शैली की ही विशेषता उसकी सारी है। और वो आप देखेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से बना होगा। तो उससे प्रश्न वगैरह अगर आपसे ये है कि किस शैली की मंदिर होगी, तो नागर होगी। तो नागर में आपसे पूछा जाता है कि नागर का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वो कलश, वो क्या होता है, तो कलश होता है। ये शिखर होता है, विमान होता है, तो बोलेंगे कि ये शिखर होता है। और यहाँ पे झंडा भी लगा होता है, देखिए ये कलश है ना, तो कलश पे ही झंडा लगा होता है मंदिरों में, तो कलश पे ही मंदिरों में झंडा लगा हुआ होता है। ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि नगर, चूँकि नगर शैली की है, तो नगर शैली की जो शिखर होती है ना, ये शिखर है, तो शिखर में कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, और उसके चेंजेस के आधार पर उसमें डिफरेंसेस हैं। जैसे एक को कहा जाता है रेखा प्रसाद, एक है फामसना, और एक है वल्लभी। ये 3 काइंड्स हैं इसके शिखर के। तो एक है रेखा प्रसाद। रेखा प्रसाद में क्या होगा कि शिखर जो है वो मंदिर के बिल्कुल ठीक ऊपर वैसे ही सिंपल बन जाएगा। जैसे अगर आप समझे कि ये मंदिर है, ये मंदिर है, तो जिस तरीके से मंदिर है उस तरीके से ऐसे शिखर बन जाएगा ये ऊपर। तो ये हो गया रेखा प्रसाद। उसके बाद दूसरा आप देखेंगे कि दूसरा, ये जैसे मंदिर है, दूसरा में अगर ये मंदिर है देख रहे हैं, तो मंदिर के ऊपर जो शिखर बना हुआ है वो स्लैब वाइज रहेगा बना हुआ।
ऐसे 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 करके वो स्लैब वाइज बना हुआ रहेगा। इसकी भी विशेषता आप शिखर में देखते हैं, शिखर में कहीं कहीं एक खास करके छोटा मोटा वाला शिखर में ना स्लैब बाई स्लैब बनाया रहता है। अब मेन वाला शिखर जो होता है वो करीब इस तरीके का होता है, रेखा प्रसाद की तरह होता है। अब बीच वाला जो बना हुआ होता है मंडप, उसमें फामसना वाला बना दिया जाता है। तो कई चीज़ों का उसमें उपयोग किया जाता है, या एक भी स्टाइल का बन सकता है। तो ये हो गया फामसना। इसमें क्या होगा कि इसमें जो शिखर होगा उसमें स्लैब बाई स्लैब उसमें रहेगा, और इसमें बिल्कुल सीधा। और तीसरा जो है वो वल्लभी है, वल्लभी गुजरात में है। वहाँ की विशेषता है मंदिर में, वहाँ क्या है कि जैसा मान लिया जाए एक मंदिर है, तो ये मंदिर के ऊपर ऐसे बिल्कुल एक लॉक की तरह, ताला बॉक्स की तरह, बक्से की तरह ऊपर एक स्ट्रक्चर ऐसे होगा बना हुआ, एक बक्से की तरह, इसे वल्लभी। तो ये 3 हैं जो इसकी विशेषता है। तो करंट अफेयर्स के 4-5 मुद्दों पर बात करने की इच्छा थी आज की 3-4, जो कि अभी बीपीएससी का इंटरव्यू होने वाला है। तो बीपीएससी के इंटरव्यू के लिहाज से जो करंट अफेयर्स में है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अभी ये राम मंदिर का मुद्दा है, जिससे इंटरव्यू में प्रश्न आने की संभावना है ही। जैसे यूपीएससी का इंटरव्यू हुआ है तो उसमें भी इस तरीके के मुद्दे पूछे गए हैं किसी कैंडिडेट से, तो पूछे जाने की संभावना उसमें है। इसके अलावा कोविड-19 के जो इफ़ेक्ट्स हैं उससे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो हम बाकी के मुद्दे पर भी अगला वीडियो बनाएंगे, जिसमें से जितने भी संभावित मुद्दे हैं जिस क्वेश्चंस में आ सकते हैं बीपीएससी इंटरव्यू में, वो मुद्दा हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा ये जो राम मंदिर का जो है ये पूरा का पूरा जो हमने कंटेंट है डिस्कस किया, ये किसी भी पीटी एग्ज़ाम में, चाहे वो बीपीएससी का हो या यूपीएससी का हो या कोई भी ऑल एग्जामिनेशन हो, उसमें सारे एग्जामिनेशन के पीटी में और मेंस के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका फैक्ट भी है और फैक्ट के साथ साथ इसमें कॉन्सेप्ट भी है, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसमें आप देखेंगे कि इंटरलिंक्ड भी है विभिन्न सब्जेक्ट से। जैसे आप ये हिस्ट्री और कल्चर से आप इसे जोड़ेंगे, इससे आप पॉलिटी से भी जोड़ेंगे, ये 2 से तो आप जोड़ ही सकते हैं इसे। बाकी आप इसे पॉलिटी से जोड़ेंगे। देखिए आईआरसी से जोड़ने में करंट अफेयर्स हम चर्चा थोड़ी बहुत कर सकते हैं आईआर के लिए। जैसे 2-3 देशों ने इस पर आपत्ति जताई है। जैसे एक तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को तो हर बात से आपत्ति रहती है, उसकी उतना वो लाइटली उसको सीरियस नहीं लिया जाता है। लेकिन टर्की के द्वारा बयान आना, या फिर बांग्लादेश के द्वारा भी बयान दिया गया था इसके बारे में कि रिलेशंस ख़राब होंगे बनने से, जो भी हो। तो इस मुद्दे से हम इस पर भी थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं आईआर के मुद्दों पर। तो सबसे पहले है कि कोई भी आईआर में क्या होता है कि विदेश नीति उसमें हम जो पढ़ते हैं फॉरेन पॉलिसी, तो फॉरेन पॉलिसी तय करने के पीछे जो भी राष्ट्र फॉरेन पॉलिसी तय करता है, तो सबसे पहले उसमें अपना जो हित होता है वो सर्वोपरि रखा जाता है। अपना हित तो उसका रखना ही है पहला। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है वो है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी सबसे बड़ी बात होती है किसी भी देश के लिए, जो कि हमारे प्रीएम्बल में भी है। तो कोई भी हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन, किसी के साथ भी हमारा फॉरेन रिलेशन या बायलैटरल रिलेशन हमारा जो इस्टेब्लिश होता है, उसमें सॉवरेनिटी के साथ तो कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है। और वो डेमोक्रेटिक नेशन में हमारे यहाँ हम रिपब्लिक हैं। हमारे यहाँ जुडिशरी एक बेहतर स्थिति में है, दुनिया के बेहतर जुडिशरी में हमारी जुडिशरी है, जहाँ पूरी तरह से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट हमारी जुडिशरी है। और उस पूरे मामले की जांच उसने किया है, ये अयोध्या मामला जो है, और उसमें कई सालों तक चला है, सभी पक्षों को सुना गया है। उसके बाद वर्डिक्ट दी गई है और उसके आदेशानुसार ये काम हो रहा है। और तब आकर कहना कि इंडिया की जो सेकुलरिज्म है वो इससे कमज़ोर होता है अगर कोई दूसरे देश इस तरीके के बयान करता है, तो ये एक गलत काम होगा। और दूसरे देश के जो इंटरनल मैटर में जो इंटरफेयर किया जाता है, फिर वो भारत को समझना चाहिए। तो हमारे यह समझना हमें कि जो हमारा किसी भी देश के साथ जो हमारा रिश्ता है वो इससे ख़राब नहीं होने वाला है। ये होता है कि अचानक एक्शन, रिएक्शन, क्रिया, प्रतिक्रिया वगैरह, बयानबाजी वगैरह हो जाए वो अलग बात है, क्योंकि कोई भी देश अपना हित देखता है। तो चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो तुर्की हो, भारत के साथ अपने रिश्ता अगर वो बनाता है तो सबसे पहले वो देखेगा कि हम इससे हमारा क्या प्रभावित होता है रिश्ता। तो क्या इस राम मंदिर बनने से उनका ट्रेड और कॉमर्स क्या उनका प्रभावित हुआ?
नहीं प्रभावित हुआ। दूसरा, भारत क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गलत मैसेज दिया? तो नहीं, क्योंकि भारत का ना तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कम हुआ। भारत के आप देखेंगे यहाँ के संविधान है, न तो संविधान में संशोधन किया गया कुछ इसके लिए। अगर संविधान में संशोधन इसके लिए स्पेशली किया जाता तब ये माना जाता कि सेकुलरिज्म को नुकसान पहुँचा गया है, कि बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके के हमें मानना होगा कि अगर इस तरीके के प्रश्न अगर आते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या ख़राब होगा या नहीं होगा, तो आपको 2-3 मुद्दा पर ध्यान देना है। पहली बात आपको देखना है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के जो फाउंडेशंस होते हैं वो किन आधार पर होते हैं, उसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें बिल्कुल आपको नहीं नज़र आएगा कि इस तरीके के फैक्टर्स भी उसमें हैं। ये बिल्कुल इंटरनल पार्ट हमारा है, और इंडिया इज़ सुप्रीम इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो इंडिया सुप्रीम है और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा बॉडी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने वर्डिक्ट दिया है। ये होगा। तीसरा होता है क्या सेकुलरिज्म इससे कमज़ोर हुआ है? तो भी नहीं है। तो इन बातों को मुद्दे में रख करके हम उस क्वेश्चंस को भी हम डील कर सकते हैं अगर मेंस में आता है तो इससे